everyone, this is Shikha Jaising Shekhawat. Nice to meet you all. Now let's begin with part 2 of the Commission of Inquiry Act 1952. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वाइट बोर्ड से ग्रीन बोर्ड में चेंज कर दिया क्योंकि लाइटिंग का कुछ इशू था, पीछे से उसमें फ्लैश पड़ रहा था, ढंग से दिख नहीं रहा था, तो मेरे को लगा था कि हम ग्रीन बोर्ड पे लाइट यूज़ कर पाएंगे, नहीं यूज़ कर पा रहे। सेकंड, उसकी स्मेल इतना बेकार होती है ना, ऐसा सर घुमा देती है, चढ़ जाती है। बट इफ़ इन केस सही नहीं आते हैं, वीडियो सही से दिखाई नहीं देता है, तो हम अगेन वाइट बोर्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6 से। स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन टू कमीशन। अगर कोई भी इंसान कमीशन को कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं, इसके लिए सेक्शन के अंदर कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, प्रिस्क्राइब किया हुआ है। क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ है? स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन बिफोर कमीशन टू गिव एविडेंस कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस इन सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अगर किसी भी इंसान ने इंक्वायरी कमीशन को कोई भी टाइप का स्टेटमेंट दिया है तो फिर इंक्वायरी कमीशन उसे या फिर कहीं कोई भी उसे यूज़ नहीं कर सकता है किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर एज अ एविडेंस। उसके अलावा क्या है? एक्सेप्ट फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय स्टेटमेंट। उसे कब, हाँ, कहीं और किसी और सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर फॉल्स एविडेंस दिया है, क्योंकि एविडेंसेस किस पे ले सकते हैं? ओथ पे ले सकते हैं, एफिडेविट पे एविडेंसेस ले सकते हैं, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो उसी सेम प्रोसीडिंग के अंदर अगर कमीशन को फॉल्स एविडेंस दिए हैं तो उसके लिए तो उन्हें ट्राई किया जा सकता है, उसके लिए तो ना उस स्टेटमेंट को कंसिडर किया जा सकता है कि हाँ ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उसके लिए उनको पनिश किए जा सकते हैं। लेकिन वो स्टेटमेंट किसी और सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में यूज़ नहीं होगा एज अ एविडेंस। लेकिन प्रोवाइडेड, यहाँ पे कुछ शर्तें हैं। प्रोवाइडेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हर सेक्शन के अंदर प्रोवाइडेड पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान से पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोवाइडेड कंडीशन बता रहे कि हाँ ये सारी बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन हम ये बात तुम्हारी कब मानेंगे? जब तुम हमारी ये शर्तें पूरी करोगे। तो प्रोवाइडेड ए, इफ स्टेटमेंट मेड इन रिप्लाई टू द क्वेश्चन ऑफ कमीशन। अगर वो स्टेटमेंट कब स्टेटमेंट माना जाएगा? अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, ऐसे कोई बंदा कुछ भी बोल देता है, वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया उससे। मान लो लैंड माफिया के ऊपर जो वो रेत वेत निकाल लेते हैं ना, उनके ऊपर भी कमीशन बना है। मैं लास्ट के अंदर बताऊंगी, उसमें हम केस और कमीशन डिस्कस करेंगे, उसमें बताऊंगी कि एक ना जो रेत वेत निकाल लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं उनको, तो उनके ऊपर ना कमीशन बना था। तो मान लीजिए वो कमीशन है, उसके अंदर नॉर्मली पूछ रहे हैं कि भाई तुम वहाँ से रेत निकालते हो, उसका क्या करते हो, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, व्हाटएवर इज द क्वेश्चन इज। लेकिन वो बंदा कहीं पे ऐसे बोल देता है कि हाँ मेरे को तो चाहिए था, मैंने तो मर्डर करके वहीं गाड़ दिया, उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो कमीशन उसका वो कोई क्वेश्चन कोई रिलेटेड ही नहीं था, वो क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं था, उसने एवं हमें में ही बातें बता दी जिसकी वजह से वो, तो कोई भी क्वेश्चन जो कमीशन ने पूछा है अगर आप उसका आंसर देते हुए वो स्टेटमेंट मेड कर रहे हो तो उसे सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में नहीं काउंट करेंगे, तब उसे एज एविडेंस यूज़ नहीं करेंगे। बस आपने ऐसे ही दे दिया है, वो स्टेटमेंट खुद ही बता दिया है सामने से जा जाके हवाइयाँ में कि हाँ भाई तुम यूज़ कर, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर है रिलेवेंट टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी। अगर जो भी स्टेटमेंट आपने बोला है अगर वो सब्जेक्ट मैटर से ही रिलेटेड है, ऐसे ही कोई थर्ड पर्सन के बारे में कुछ भी बता रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं मेरा तो बस ये एक ही काम नहीं है, मैं बस ये रेती वेती नहीं निकालता, मैं साइड में एक्सटॉर्शन भी करता हूँ, मैं साइड में किडनैपिंग भी कर लेता हूँ, है ना, मैं ऐसे लोग उठा लेता हूँ, फिर जो भी है, तो वो बता रहे हो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड नहीं था, उन्होंने खुद ही बता दिया कि हाँ हम ये सब भी करते हैं, तो उसके अगेंस्ट फिर सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उस स्टेटमेंट को यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ना तो उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था कि भाई तू साइड में क्या करता है, ना ही उसके वो कोई सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है। तो ये हुआ सेक्शन 6। सेक्शन 6 से पर्सन नॉट ऑब्लाइज टू डिस्क्लोज सीक्रेट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। कोई भी पर्सन है, वो कोई भी अपना अगर कोई सीक्रेट प्रोसेस है तो उसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। कब तक? जब तक कि उस सीक्रेट या फिर उसके मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के लिए ही इंक्वायरी कमीशन बैठा हो, except where the commission expressly required to inquire about the manufacturing process। मान लीजिए जैसे कि KFC है, KFC का जो चिकन बनाने का तरीका है वो बहुत यूनिक है, उसके लिए एक सीक्रेट है कि उसमें कौन से इंग्रेडिएंट कितना डालना है तब जाके वो इतना क्रिस्पी बनेगा, इतना टेस्टी बनेगा। तो कोई भी कमीशन बना है रिलेटेड टू फूड, कोई भी इंक्वायरी हो रही है KFC के ऊपर, तो उनसे वो सीक्रेट प्रोसेस नहीं जान सकते कि आप पहले बताओ कि आप उसे कैसे बनाते हो, जब तक कि
कुछ मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफ़ॉल्ट हुआ हो जिसकी वजह से इंक्वायरी कमीशन सेटअप हुआ हो, और कमीशन का काम ही यही है कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जाने तब तक। तो ये है सेक्शन 6A। सेक्शन 7, कमीशन सीजेस टू एक्सिस्ट। कब कमीशन सीज टू एक्सिस्ट करेगा, मतलब कब कमीशन बंद हो जाएगा, अपना काम करना बंद कर देगा। फर्स्ट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट। जैसे कि अगर कमीशन जब बनता है, जब सेटअप होता है, उस टाइम पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट को पब्लिश करना पड़ता है, नोटिफिकेशन पब्लिश करना पड़ता है ऑफिशियल गैजेट के अंदर। वैसे ही जब भी वो सीज टू एग्जिस्ट करेगा, जब भी उसे बंद करना है, सेम टाइम तब भी गवर्नमेंट को वो बंद करना, मतलब नोटिफिकेशन डालना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा ऑफिशियल गैजेट के अंदर। एक, कमीशन नॉट सेटअप बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, कमीशन स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी तो पार्लियामेंट के अंदर फॉर्म होगा, पार्लियामेंट के अंदर रिजोल्यूशन पास होंगे। स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी तो रिजोल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट में पास होंगे। पर कभी कभी कुछ जो कमीशंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो गवर्नमेंट खुद से ही बना लेती है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, वो सब खुद से ही बना लेते हैं, उसे पार्लियामेंट में लाया ही नहीं जाता है उस कमीशन को। इसका एक एग्जाम्पल है लिब्रान कमीशन। लिब्रान कमीशन जो बाबरी मस्जिद के लिए सेटअप हुआ था, वो उसको एज अ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, डायरेक्टली उस कमीशन को बना दिया गया था। मोस्टली ऐसे जो कमीशंस होते हैं वो टेम्परेरी इन नेचर होते हैं। तो अगर कमीशन सेटअप बाय पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई रोल नहीं है, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद से ही बना दिया है, तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ओपिनियन होगा कि हमें उस कमीशन को बंद करना है, तो वो सिंपली नोटिफिकेशन डाल देगी ऑफिशियल गैजेट में कि तब से, उस डेट से या तब से वो कमीशन सीज टू एग्जिस्ट कर जाएगा, बंद हो जाएगा। तो सिंपली वो इतना ही प्रोसेस है, उनके लिए कुछ ऐसा नहीं, उनका जब ओपिनियन होगा तो वो बंद कर सकती है। बी, इफ कमीशन सेटअप बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अब जो नॉर्मल प्रोसीजर है कि आपको अगर कमीशन बनाना है तो आपको पहले पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, लोकसभा या राज्यसभा में दोनों हाउस से उनको पास करवाना पड़ेगा, या स्टेट लेजिस्लेचर, अगर स्टेट गवर्नमेंट बना रही है तो आपको अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर में उसे पास करवाना पड़ेगा, हाउस के आगे प्रेजेंट करके। अगर इफ़ इन केस ऐसा नहीं है, मतलब इस प्रोसेस से बना है, अगर वो प्रोसेस बी से बना है, रिजोल्यूशन पास होके बना है, तो उसे बंद करवाने के लिए, उसे सीज टू एग्जिस्ट करने के लिए भी एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर, तो ही वो सीज टू एग्जिस्ट होगा। अगर वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है दोनों हाउस, इन केस ऑफ पार्लियामेंट दोनों हाउसेस, और इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑब्वियसली स्टेट लेजिस्लेचर, सीजेस टू एग्जिस्ट ऑन द स्पेसिफाइड डेट। तो अगर जो भी सबसेक्शन 1 के अंदर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी नोटिफिकेशन इशू किया है गैजेट के अंदर, उसके अंदर वो स्पेसिफाई कर देगी कि किस डेट को वो एग्जिस्ट करना बंद कर देगा, कब से वो कमीशन बंद हो जाएगा। अगर उनका ओपिनियन है कि तब से बंद हो जाना चाहिए, ए के अंदर पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है, तो वो तो डेट डाल देगी। अगर पार्लियामेंट का रोल है, रिजोल्यूशन पास हुआ है एंड सब ने डिसाइड कर लिया कि तब से ये बंद होना चाहिए, तो वैसी कोई डेट डाल देगी। पर डेट डालनी ज़रूरी है, उसी डेट से उसी टू एग्जिस्ट कर जाएगा, तभी से वो कमीशन बंद हो जाएगा। सेक्शन 8, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कमीशन। कमीशन क्या प्रोसीजर फॉलो कर सकता है, कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन पब्लिश होगा गैजेट के अंदर ना, उसके अंदर सब लिखा होता है कि कमीशन कैसे होगा, कब से वो शुरू होगा, बाकी उसका सीज टू एग्जिस्ट वो गवर्नमेंट खुद बता ही देती है। उसके अलावा जो भी उसका प्रोसीजर होता है वो बेसिकली एंड मोस्टली नोटिफिकेशन के अंदर हो जाता है। लेकिन अगर कुछ नहीं है, जैसे वो कहाँ पर बैठेगा, द प्लेस टू डिसाइड, उसकी सीट्स कहाँ कहाँ होंगी, और कोई भी एक्स्ट्रा जो भी बच जाता है वो खुद कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपनी तरह से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। सेकेंड है सेक्शन 8A, इंक्वायरी नॉट टू बी इंटरप्टेड। कोई भी इंक्वायरी इंटरप्ट नहीं होगी। कैसे? अगर कोई पोस्ट वेकेंट है तो, या कोई चेंज हो रहा है, मान लीजिए एक मेंबर है, उससे बढ़ के 2 मेंबर हो रहे हैं, या पहले 2 मेंबर थे अब एक मेंबर रह गया है, या कोई भी चेंज टेक प्लेस हो रहा है, तो फिर इंक्वायरी इंटरप्ट नहीं होगी। इसका सबसेक्शन 1 है, व्हेन कंसिस्ट 2 और मोर मेंबर में एक्ट इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन और मेंबर। अगर 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर हैं कमीशन के अंदर, तो कब एक्ट कर सकता है? अगर कोई एक मेंबर या चेयरमैन या बाकी मेंबर अगर एब्सेंट भी हो ना, तो भी, अगर एक मेंबर है तो भी वो कंटिन्यू करेगा, अपनी इंक्वायरी कंटिन्यू करेगा। सबसेक्शन 2, ड्यूरिंग द इंक्वायरी एनी चेंज टेक प्लेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन ड्यू टू वैकेंसी और एनी अदर रीजन, it is not necessary commence a fresh inquiry and it can continue from where change took place.
यानी कि अगर वैकेंसी के टाइम, अगर मतलब इंक्वायरी के टाइम पे, बीच में इंक्वायरी चल रही है, उस टाइम पे कोई ऐसा होता है कि कोई पोस्ट वेकेंट हो गई है या फिर कोई नई वैकेंसी उन्हें फिल करनी, उन्हें लग रहा है कि जितने अप्रोप्रिएट मेंबर नहीं है, 4 मेंबर है, 6 की ज़रूरत है, तो नई वैकेंसी लेके आनी है, नए रिक्रूट करने हैं नए मेंबर्स। उस टाइम पे जस्ट बिकॉज के नए मेंबर आ रहे हैं तो एक फ्रेश इंक्वायरी स्टार्ट नहीं होगी। स्टार्टिंग से हर चीज़, सारे एविडेंसेस लेने, सबको बुलाना, प्रोसीजर समन करना, सब कुछ स्टार्ट नहीं होगा। जहाँ पर वो वैकेंसी फिल हुई है, जहाँ पर वो नए बंदे ने ज्वाइन किया है, वहीं से सब चलेगा। उसे को खुद ही को देख लेना है, पढ़ लेना है पहले वाले की, उनसे पूछ लेना है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट उसे कुछ भी वहाँ से कुछ नया स्टार्ट नहीं होगा। जब तक उन सबको लगता है कि हाँ करना है तो कर सकते हैं, कोई बाउंडिंग नहीं है, बट ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि कोई नया मेंबर आए तो आप सब कुछ नया स्टार्ट करो, सारी इंक्वायरी फिर से स्टार्ट करो, बिल्कुल नहीं। जहाँ से वो नया मेंबर ज्वाइन करेगा वहीं से वो इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इन एब्सेंस पे भी इंक्वायरी कमीशन काम कर सकता है। और अगर कोई नया मेंबर ज्वाइन हो रहा है, वैकेंसी बढ़ रही, वैकेंसी फिल हो रही है, कोई नए लोग आ रहे हैं, तो जहाँ पे वो आए हैं, ज्वाइन हुए हैं, वहीं से कंटिन्यू होगा आगे। ठीक है। सेक्शन 8B, पर्सन लाइकली टू बी अफेक्टेड बी हर्ड। जो भी पर्सन हियरिंग से, इंक्वायरी से अफेक्ट हो रहा है, उसको है ना सुना जाएगा। जैसे कि एक फेयर हियरिंग दी जाती है सिविल और क्रिमिनल ट्रायल के अंदर, वैसे ही अगर किसी पर्सन अफेक्ट हो रहा है, उसकी रेपुटेशन अफेक्ट हो रही है, उसकी इमेज अफेक्ट हो रही है सोसाइटी के अंदर, तो उसे भी एक प्रॉपर चांस दिया जाए कि उसे सुना जाए, वो जो एविडेंसेस दिए जा रहे, जो एविडेंसेस वो दे रहा है वो लिए जाएं। इसका सबसेक्शन 1 बोलता है व्हेन इट इज नेसेसरी टू इंक्वायर इनटू कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन। जब ऐसा होता है कि किसी पर्सन की, तब उसको सुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर इंक्वायरी में हर इंसान को स्पेशली बुलाएंगे कि हाँ भाई तुम अपने बताओ, हाँ भाई तुम अपने बताओ, नहीं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके कंडक्ट, जिसने कोई एक्शन किया है, उसके ऊपर इंक्वायरी है, तो फिर उससे प्रॉपरली उसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई तुमने एक्शन क्यों किया है, अब तुम बताओ। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो नहीं, उसे नहीं मिलेगा इसमें चांस। सबसेक्शन 2, रेपुटेशन ऑफ एनी पर्सन लाइकली टू अफेक्टेड। कोई इंक्वायरी की वजह से किसी इंसान की रेपुटेशन हर्ट हो रही है, किसी इंसान की रेपुटेशन अफेक्ट हो रही है सोसाइटी के अंदर, तो उसको भी फेयर चांस मिलेगा कि उसको सुना जाए और वो जो भी एविडेंसेस दे रहा है वो एविडेंसेस लिए जाए। कमीशन शैल गिव अ चांस टू अ पर्सन बीइंग हर्ड एंड प्रोड्यूस एविडेंस प्रोवाइडेड, अगेन प्रोवाइडेड मीन्स condition. Nothing in this section apply where condition of a witness are in question. अगर क्रेडिबिलिटी, सॉरी इट्स अ क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेसेस आर इन क्वेश्चन। अगर विटनेसेस की क्रेडिबिलिटी कहीं पर भी इन क्वेश्चन है कि विटनेसेस सही है या नहीं है, तो उसके लिए उस पर्सन को नहीं सुना जाएगा, उससे एविडेंसेस नहीं मांगे जाएंगे। वो क्रेडिबिलिटी विटनेसेस के लिए है तो विटनेसेस पे रिलाई करेंगे, उस पर्सन का कोई काम नहीं है, ना उसे सुना जाएगा ना उससे एविडेंसेस लिए जाएंगे। दैट इज सेक्शन 8B। सेक्शन 8C, राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। सेक्शन 8C बात करता है कोई भी इंसान अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है और रिप्रेजेंट करवा सकता है, प्लस वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। कोई भी का मतलब कोई भी नहीं, कौन कौन। फर्स्ट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेकेंड, पर्सन रिफर्ड इन सेक्शन 8B में जो भी पर्सन हमने रिफर्ड किए थे, यानी कि जिनके कंडक्ट के बारे में इंक्वायरी बैठी है, और सेकंड जो भी पर्सन की जो इमेज है, रेपुटेशन है सोसाइटी के अंदर, वो अफेक्ट हो सकते हैं इंक्वायरी से। ये 2 पर्सन इसमें रिफर्ड है 8B के अंदर। एनी अदर पर्सन हुज एविडेंसेस आर रिकॉर्डेड बाय कमीशन, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसके एविडेंसेस रिकॉर्ड किए हैं कमीशन ने विद ड्यू परमिशन। कमीशन से किसी ने पहले परमिशन लिया हो और बाद में उसने अपने एविडेंसेस दिए हो, तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है और अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकता है या खुद को रिप्रेजेंट करवा सकता है अंडर सबसेक्शन 1, 2 एंड 3। सबसेक्शन 1 में क्रॉस एग्जामिनेशन द विटनेस, वो किसी भी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, जो भी विटनेस, लेकिन जो विटनेस उसके अगेंस्ट है, जो विटनेस उसने खुद ने दिए हैं, वो उनके खिलाफ कभी या फिर उनको क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकता है। मैं एड्रेस द कमीशन, कमीशन को एड्रेस कर सकता है, उनसे बात कर सकता है, खुद अपने लिए अपना स्टैंड ले सकता है, दैट इज कॉल्ड एड्रेस द कमीशन। फिर है मे रिप्रेजेंटेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एनी पर्सन विद परमिशन ऑफ कमीशन, यानी कि या तो कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपने आप को प्रेजेंट करवा सकता है, एडवोकेट्स, एंड या फिर कोई और पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, जैसे कि किसी को एक स्पेसिफिक नॉलेज हो सकता है CA हो, CS हो, ये सब जो है उनके थ्रू भी अपने आप को रिप्रेजेंट करवा सकता है।
लेकिन उसके लिए उनको पहले परमिशन देनी पड़ेगी कमीशन से। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है दैट्स ओके, बट अगर कोई और रिप्रेजेंट कर रहा है तो पहले कमीशन की परमिशन लेनी पड़ेगी। लास्ट है सेक्शन 9, वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अब ये किसको प्रोटेक्ट करेगा? ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, ये कमीशन को प्रोटेक्ट करेगा, कमीशन के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करेगा, और जो भी पर्सन का ऑन द बिहाफ ऑफ कमीशन काम कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करेगा। किस तरीके से कि उनके खिलाफ आप कोई सूट फाइल नहीं कर सकते हो, उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हो अगर उन्होंने, जो भी ये लोग हैं, चाहे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो, चाहे कमीशन का कोई मेंबर हो या कोई बिहाफ पे काम करने वाला कोई इंसान हो, अगर उन्होंने गुड फेथ में और लॉफुली काम किया है, और अगर उन्होंने कोई भी काम किया है और उनको लगता है कि वो सही थे उस टाइम पे, अपने दायरों में रह के काम कर रहे थे, तो फिर उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती है। फिर चाहे वो अगर कोई डॉक्यूमेंट भी पब्लिश, तो बाद में वो इंसान नहीं बोल सकता कि नहीं मेरे रेपुटेशन को डैमेज हुआ है, तो डिफेमेशन का सूट फाइल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने काम के लिए, अगर किसी ने जानबूझ के काम नहीं किया तो ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉपरली देख रखा है गुड फेथ में। अगर किसी ने प्रॉपरली बोनाफाइडली अगर एक्ट किया है, अपना काम खुद से किया है, तो फिर उसको स्लो नहीं कर सकते हैं, उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं करवा सकते हैं। फिर चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश कर दे, वो कोई रिपोर्ट पब्लिश करवा दे, या कोई भी एक्शन ले रहे हैं, बट अपने प्रॉपर एक्शन ले रहे हैं, गुड फेथ में एक्शन ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो इंक्वायरी की है, वो प्रॉपर है, लॉफुली है, उनका जो भी एक्ट है, तो ये उनको प्रोटेक्ट करता है सेक्शन 9। सेक्शन 10 बात करता है मेंबर एक्सेट्रा टू बी पब्लिक सर्वेंट, यानी कि जो भी कोई मेंबर्स हैं उसके कमीशन के, फिर चाहे वो कोई अपॉइंटेड पर्सन हो, अपॉइंटेड मेंबर हो, जैसे कि हमने बात किया था असेसर के बारे में। असेसर वो इंसान होता है जिसके पास एक स्पेशल नॉलेज होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो पहले से कुछ ऐसा करते हो। स्पेशल नॉलेज मतलब अगर कोई मनी रिलेटेड केस चल रहा है तो हो सकता है किसी सीए को असेसर बना ले, तो इन दैट केस ना वो भी सेक्शन 21 ऑफ सीपीसी, जहाँ हम बात करते हैं पब्लिक सर्वेंट की, जहाँ डेफिनेशन दे के रखी है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आ जाते हैं, असेसर भी। वैसे ही जो भी पर्सन होगा पब्लिक इसका मेंबर होगा कमीशन का, वो पब्लिक सर्वेंट काउंट होगा, जो वो ऑटोमेटिकली किसके डेफिनेशन में आ जाएगा? सेक्शन 21 ऑफ सीपीसी। होप सो सीपीसी का हो, हाँ, ऐसे आईपीसी में भी है, आईपीसी में भी है, सॉरी। सेक्शन 10A पेनल्टी टू डिस्प्यूट, अभी सॉरी, हाँ, पेनल्टी टू डिसरिस्पेक्ट के लिए पेनल्टी, डिफेम करने के लिए पेनल्टी, कुछ भी ऐसा करने के लिए जो कि उनकी इमेज को डैमेज करे। किनकी इमेज को डैमेज करे? कमीशन की इमेज को डैमेज कर रहा है या उसके मेंबर की इमेज को डैमेज कर रहा है, तो उनके लिए जो पेनल्टी है, उनके लिए जो पनिशमेंट्स है, वो दे के रखी है सेक्शन 10A के अंदर। इसका सबसेक्शन 1 बोल रहा है anyone says or publish anything that damages reputation of commission or any of its member, they can be वो 6 month imprisonment, फाइन प्लस बोथ। ओके, अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसने कुछ भी ऐसा पब्लिश किया है या कहा है, अब चाहे वो रिटर्न हो या फिर वो ओरल हो, डजेंट मैटर, वो सब दोनों चीज़ें काउंट होगी उसके अंदर, जिसकी उसके कहने या उसके पब्लिश करने की वजह से जो भी कमीशन है या उसके मेंबर है उसकी इमेज ख़राब हो रही है, उनकी इमेज डैमेज हो रही है, उनकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, तो उनको इम्प्रिजमेंट दिया जा सकता है। कितना? 6 मंथ तक का इम्प्रिजमेंट दिया जा सकता है, या फाइन इम्पोज किया जा सकता है, या दोनों भी, 6 मंथ प्लस इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन, दोनों भी हो सकते हैं। सबसेक्शन 2 हाई कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ओनली बाय रिटन कंप्लेंट, यानी कि ये मैंने बहुत छोटे छोटे में लिखा है, 111 वर्ड लिखा है, जो समझाने के लिए, ताकि हमें बार बार चेंज ना करना पड़े कोड को, एक्सप्लेन प्रॉपरली हो जाएगा। हाई कोर्ट टेक कॉग्निजेंस ओनली बाय रिटन कंप्लेंट, यानी कि जो हाई कोर्ट है ना, वो रिटर्न कंप्लेन से ना, ओके वेट, पहले केसेस कैसे होते हैं? सबसे पहले जो केसेस होते हैं ट्रायल कोर्ट के पास जाते हैं, ट्रायल कोर्ट से फिर बाद में वो सेशन, अगर क्रिमिनल केस है तो वो सेशन कोर्ट में जाते हैं, सेशन कोर्ट से बाद में वो हाई कोर्ट में जाते हैं, अगर सिविल केस है तो जेएमएफसी के पास जाएंगे, और उसके बाद में फिर अपर केसेस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, सिविल कोर्ट, उसके बाद में फिर हाई कोर्ट में जाएंगे। बट यहाँ पे जो केसेस होते हैं ना, वो डायरेक्ट उसका कॉग्निजेंस कौन ले सकता है? डायरेक्ट हाई कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। पर कैसे? जब ओनली रिटर्न कंप्लेन आई हो, यानी कि मेंबर या कोई भी ऑथराइज पर्सन बाय दैट मेंबर ऑफ कमीशन, उसने ना
कि कंप्लेन किया हो, रिटन कंप्लेन दिया हो हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट डायरेक्टली उस केस का कॉग्निजेंस ले सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रायल कोर्ट से होके निकले, डायरेक्ट भी ले सकती है। सेक्शन 3 कंप्लेन एक्सप्लेन। कंप्लेन के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जो भी रिटर्न कंप्लेन आ रही है ना, पर्सन डिड, यानी कि जिस भी पर्सन की बात हो रही है, जिसने भी रेपुटेशन डैमेज की है, जिसके ऊपर कंप्लेन फाइल हुई है, उसने क्या किया है एक्चुअली, उस नेचर ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस का जो भी नेचर है कि ऑफेंस किस टाइप का था, कैसा था, और जो भी अदर डिटेल्स है, कैसी डिटेल्स होनी चाहिए, इतनी डिटेल्स होनी चाहिए कि जब वो कंप्लेन फॉरवर्ड हो पर्सन को जिसने यहाँ पे ऑफेंस कमिट किया है, जिसने डैमेज किया है उनकी रेपुटेशन को, तो उसको समझ आए कि उसने क्या गलत किया है। तो इतनी इनफ डिटेल होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, व्हाट पर्सन डिड, उसने क्या किया है, ऑफेंस का नेचर क्या है, और इनफ डिटेल होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ आ जाए कि उसने गलती क्या की है। सबसेक्शन 4 बात करता है मस्ट फाइल विद इन 6 मंथ, यानी कि जो भी ये रिटर्न कंप्लेन है ना, ये 6 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए जिस दिन हुआ। यानी कि मान लीजिए अगर आज 1 जनवरी है तो जून 30 तक जो भी होगा ना कंप्लेन, वो ऑफेंस हुआ है 1 जैन को, तो 30 जून तक आप चाहें तो कंप्लेन दे सकते हैं। बट अगर 30 जून तक कंप्लेन नहीं गई है तो उसे एज अ नॉर्मल केस ट्रायल किया जाएगा। कैसे, उसे ट्रायल कोर्ट से होके आना पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट उसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, हाई कोर्ट डायरेक्ट नहीं ले सकता है वो केस। सबसेक्शन 5 वारंट केसेस। हाई कोर्ट इन केसेस को कैसे डील करेगा, वारंट केसेस। अब वारंट केसेस क्या होते हैं, वारंट केसेस हम पढ़ सकते हैं, सीआरपीसी में होते हैं वारंट केसेस और समन केसेस। समन केसेस वो होते हैं जो 2 साल से कम ट्रायल होते हैं, जिनका इम्प्रिजमेंट 2 साल से कम का होता है पनिशमेंट। और वारंट केसेस वो होते हैं जिनका पनिशमेंट कितना होता है, 2 साल से ज़्यादा का होता है। बस वही होते हैं, मतलब थोड़े, मतलब समन केसेस से थोड़े ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, उसका प्रॉपर वर्ड कुछ और होता है। तो उन केसेस को वारंट केसेस की तरह ट्राई करेगा, मोर सीरियस ऑफेंसेस की तरह है ना, उसे ट्राई करेगा हाई कोर्ट, यानी वारंट केसेस की तरह। फिर है अपील टू सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो भी पार्टी अगर हाई कोर्ट में केस गया है तो उसके लिए कोई जजमेंट भी पास होगा। जजमेंट पे एक पार्टी को बेनिफिट मिलेगा, एक को बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक जजमेंट डेटर होगा, एक हाँ जजमेंट डेटर ही होता है, हाँ एक जजमेंट डेटर होगा, एक डिग्री होल्डर होगा। तो वो इंसान क्या करेगा कि जो भी, जिसको भी लगता है ना कि उसके साथ सही नहीं हुआ है, डिसीजन सही नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है, मतलब ये अपीलेबल है। लास्ट है, थोड़ा कॉलम में लिखा है सबसेक्शन 7 अपील मस्ट बी इन 30 days और हैव वैलिड रीजन, यानी जो अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रही है ना, उसका एक वैलिड टाइम होता है कि वो 30 days के अंदर तक ही दे सकते हैं। अगर वो विद इन 30 days नहीं है ना, तो आपको कम से कम एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा कि हमने 30 days के अंदर क्यों नहीं दिया है उसको। अदरवाइज वो अपील जो है ना, वो मान्य नहीं होगी, या सुप्रीम कोर्ट उसको लेने से मना कर सकता है अगर वैलिड रीज़न नहीं दिया है कि हम 30 days में क्यों नहीं दे पाए, अदरवाइज 30 days में दे दो। तो यह सेक्शन 10A तक हो चुका है, ये पार्ट 2 है। बाकी का हम पार्ट 3 में करेंगे। लास्ट 2 ही सेक्शन बचे हैं, 11 और 12 ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे से हैं। और उसके साथ साथ हम उसमें कुछ कमीशंस जो अभी तक सेटअप हुए हैं इंडिया में, हम उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। साथ साथ में हम कुछ केस लॉस भी देख लेंगे। तो बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।